दोस्तों, जब किसी एक आम आदमी को बैंक से लोन लेना होता है तो उसे सैकड़ों डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। घर के रजिस्ट्री, इनकम प्रूफ और यहाँ तक कि उनके बैंक बैलेंस तक चेक किया जाता है। और जब वो आदमी टाइम पर उस लोन को चुका नहीं पाता है तो बैंक उसके घर सीधे पुलिस तक भेज दिया जाता है। लेकिन एक आदमी उसी लोन को अपना एक हथियार बनाकर कई सालों तक बैंक को लूटता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी और वो पूरे 14,000 करोड़ लूट कर वो फरार हो जाता है। ये कहानी है दोस्तों भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल नीरव मोदी स्कैम की, जिसे आप और हम पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये कौन था ये नीरव मोदी जो इतना बड़ा स्कैम करने में सफल रहा? इस स्कैम का खुलासा कैसे हुआ और स्कैम के होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें और आपको और सरकार को क्या सीख लेनी चाहिए ऐसे स्कैमर और स्कैम से। तो नीरव मोदी का जन्म साल 1971 को गुजरात के पालनपुर में होता है, पर इनका पालन पोषण बेल्जियम के एंटवर्प शहर में होता है, जहां इनका सारा परिवार डायमंड का कारोबार चलाती थी। और नीरव मोदी 18 साल के हुए तो उसे पढ़ने के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटसन स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ जापानी लैंग्वेज और फाइनेंस की पढ़ाई पढ़ रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये वापस मुंबई चले आते हैं अपने मामा मेहुल चौकसी के पास, जहां वे डायमंड का कारोबार चलाती थी। तो नीरव मोदी उसी के साथ काम करने लगता है। उसने काफी छोटी सी ही उम्र में डायमंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीख लेता है और उसने साल 1999 में खुद का ही बिजनेस फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल के नाम से शुरुआत की। और इसने अपने डायमंड को यूके या उसके बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड को डायमंड सप्लाई करने लगा। उसने साल 2010 में खुद के नाम से खुद का ही ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया, जो हाई इन डायमंड और एक्सक्लूसिव डिजाइन से काफी ज्यादा फेमस थी। और इनका फोकस इलाइट कस्टमर और इंटरनेशनल मार्केट पर था। उसने न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, मुंबई और दिल्ली में भी कई सारे स्टोर खोले। उसने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड की कई एक्ट्रेस से अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाया, जिससे इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगा। तो जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ रहा था तो इसे और पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता कि क्यों न बैंक से लोन लिया जाए, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनका आइडिया भारत का सबसे बड़ा स्कैमर बना सकता है। नीरव मोदी और अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक के पास जाते हैं और वहाँ के कुछ करप्ट ऑफिसर को अपने साथ मिला लेते हैं और उनसे फेक लॉ बनाने को कहते हैं। ये लॉ का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि ये फाइनेंशियल गारंटी होता है। जब भी किसी कस्टमर या कंपनी को विदेश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है, फॉरेन बैंक से लोन चाहिए, तो उसे अपने खुद का बैंक का एक लॉ तैयार करना होता है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉरेन बैंक को ये गारंटी देता है कि अगर कस्टमर आपको लोन का पैसा नहीं चुका पाता है तो बैंक खुद आपको पैसे लौटाएगा। नीरव मोदी ने जब चाहा तब फेक लॉ बना कर फॉरेन बैंक से लोन लेता रहा। फॉरेन बैंक की पीएनबी पर भरोसा करके उसे लोन देता रहा और नीरव मोदी ने पूरे 14,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और इन सारे पैसों का अपने बिजनेस और लाइफ स्टाइल में लगाते रहा। पर जैसे ही इनके पास पैसे कम हुए तो नीरव मोदी ने एक बार फिर से एक फेक लॉ बनाने के लिए उस करप्ट ऑफिसर के पास फोन लगाता है। और कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि नीरव मोदी जिसके पास फोन लगाता है उसके जगह पर कोई नया एम्प्लॉय आकर बैठा हुआ था और नीरव मोदी उसके पास फोन लगाकर ये कहता है कि मुझे एक और लॉ की जरूरत है। तो वो नया एम्प्लॉय उनसे सिक्योरिटी और बैंक डिटेल मांगने लगता है। नीरव मोदी ये कहता है कि हमें बिना किसी सिक्योरिटी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल जाते हैं। तो वो नया एम्प्लॉय उसके सारे बैंक डिटेल को चेक करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो पाता है पूरे 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम। तो वो तुरंत पीएनबी को इन्फॉर्म करता है। पीएनबी तुरंत ईडी और सीबीआई को रिपोर्ट करता है और वह दोनों तुरंत एक्शन लेना शुरू करता है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करता है, पर तब तक वे दोनों देश छोड़कर भाग चुके थे। इसके बाद से कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली। सीबीआई ने उसके सारे संपत्ति को हड़प ली और इसे ढूंढने के लिए इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस से सहारा लिया गया। कुछ दिनों के बाद यह पता चलता है कि नीरव मोदी यूके की गोल्डन वीजा लेकर यूके में शिफ्ट हो गया है और जैसे ही पता चलता है तो उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे यूके की जेल में डाल दिया जाता है। और भारत अब तक उसे लाने की पूरी तैयारी कर रहा है ताकि जो भी पैसा उनके पास है वो भारत वापस आ सके, पर अभी तक नाकामयाब रही है। और दोस्तों, नीरव मोदी स्कैम से बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमिक पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। स्कैम के बाद से लोगों का पब्लिक सेक्टर बैंक पर भरोसा कम हो गया। पीएनबी जैसे बड़े बैंक पर
सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। आरबीआई ने तुरंत लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जैसे इश्यू को खत्म कर दिया और स्विफ्ट जैसे सिस्टम को और ज्यादा ऑपरेशन बनाने की कोशिश की और शेयर मार्केट में भी काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। पर दोस्तों, इस स्कैम से जो लोगों का जो पैसा जो डूबा है वो वापस आएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता है। पर एक बात तो तय है कि ये एक स्कैम नहीं बल्कि एक सबक भी है जो हम सभी भारतीयों को सीख लेने की जरूरत है कि कैसे एक इंसान की लालच, सिस्टम की कमजोरियां और बिना सवाल जवाब किए किसी पर विश्वास करना कितना घातक हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये आखिरी स्कैम था या फिर इतिहास से सीखने की बजाय हम इसे दोहराने के लिए तैयार हैं। हमें और आपको, सरकार को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, वरना अगला स्कैम केवल एक समय की बात होगी।